खिलाफत उस्मानिया के साथ जंग अजीम में क्या हुआ और कैसे मुसलमानों की ये आखिरी सल्तनत पारा पारा हो गई। 1920 में होने वाली ट्रीटी ऑफ सेवर्स, जिसमें सल्तनत उस्मानिया को तोड़कर यूरोप ने आपस में तकसीम कर लिया, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। रोशन दहन के मौजूद नाजरीन, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। 28 जून 1914 का दिन आने वाले वक्तों में कैसे दुनिया की तारीख बदलेगा, इस बात का अंदाज़ा किसी को हरगिज़ न था। दुनिया में कलोनिज़म अरूज पर थी। बड़े बड़े ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथियाने के चक्कर में जुल्म सितम की नई नई दास्तानें रकम कर रहे थे। यूरोप में जर्मन एम्पायर अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ फ्रांस के साथ टक्कर लेने के बहाने की तलाश में था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने हाल ही में यानी 1908 में बोस्निया हर्जगोविना पर कब्जा करके इसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, जबकि यूरोप का बीमार मर्द कहलाए जाने वाली सल्तनत उस्मानिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और इस्लाहात के नाम पर आए दिन खलीफा और इस्लाम पसंद तुर्कों के खिलाफ जंग ट्रिक्स कोई ना कोई तहरीक चलाए रखते थे। इन्हीं हालात में 28 जून 1914 का दिन आया और तारीख के सफ़ात पर हमेशा के लिए ना मिटने वाले नकूश छोड़ गया। ये बात है 20वीं सदी के आगाज़ की, जब दुनिया जंग के नए हथियारों, मॉडर्न वारफेयर और उसके हौलनाकियों से वाकिफ न थी। यूरोप में बड़े बड़े एम्पायर कायम थे, जिनके आपस में खुफिया अलायंस थे, जिनको सिवाय इन दो ममालिक के कोई दूसरा मुल्क न जानता था। फ्रांस का बरतानिया के साथ, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जर्मन एम्पायर के साथ अलायंस कायम था, जबकि रशिया में इस वक्त ज़ार की सल्तनत कायम थी। जैसा कि आपको बताया गया कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने 1908 में बोस्निया हर्जगोविना पर कब्जा किया था, लिहाजा इस मुल्क में आज़ादी की खातिर बहुत से मुसल्लह ग्रुप्स आपस में काम कर रहे थे, जो कि बोस्निया की आज़ादी चाहते थे। इन्हीं में से एक मुसल्लह ग्रुप, जिसका नाम ब्लैक हैंड था, उसने ऑस्ट्रो हंगरी के वली अहद आर्च डेविड फ्रांस फर्डिनेंड को सरजीवों में गोली मारकर कत्ल कर दिया। गोली मारने वाले शख्स का नाम गोरिलो परसेनप था और ये ब्लैक हैंड का मेंबर था। इसने ऑस्ट्रो हंगरी के वली अहद और इनकी बीवी दोनों को कत्ल किया और इस तरह जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हुआ। आज तक आपको तारीख में यही बताया गया होगा कि सर्बिया के एक मुसल्लह गिरोह की जानिब से ऑस्ट्रो हंगरी के वली अहद का कत्ल कर देने की वजह से जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हो गया, मगर ये मुकम्मल तारीख नहीं है। दरअसल यूरोप जंग अजीम अव्वल, या जिसको दी ग्रेट वार भी कहा जाता है, इससे पहले ही दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुका था। खुफिया मुआहदों के जरिए यूरोपीय ममालिक एक दूसरे के साथ अलायंस बना रहे थे, जिसमें सबसे पहले जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली ने खुफिया मुआहदे के जरिए ट्रिपल अलायंस बनाया, जो कि जर्मनी के पहले चांसलर अटूमो बिस्मार्क की सरबराही में बना, जिसके तहत अगर तीनों ममालिक में से किसी पर भी बैरूनी हमला हुआ तो तीनों ममालिक मिलकर अपना दिफा करेंगे। इसी तरह का मुआहदा 1907 में फ्रांस, बरतानिया और रूस के दरमियान भी तय पाया, जिसको ट्रिपल अटलांटिक का नाम दिया गया, जो कि फ्रांसीसी लफ्ज़ है और इसका मतलब मुआहदे से है, और इनको इत्तेहादी कहा गया। यूरोप में इस ग्रुप बंदी की वजह से तमाम ममालिक ने बड़े पैमाने पर जंगी आलात और साजो सामान, जिसमें बंदूकें, टैंक, आबदोज, जंगी बहरी जहाज़ की प्रोडक्शन शुरू की और ख़ुद को मिलिट्री वाइज मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इन तमाम वजूहात की बिना पर यूरोप बस जंग के दहाने पर था और कोई भी एक चिंगारी पूरे यूरोप को जंग की आग में धकेल सकती थी। फिर ऑस्ट्रो हंगरी के वली अहद के कत्ल ने जैसे जलती आग पर तेल डालने का काम किया और जंग की आग की लपेटों ने यकजक यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। जंग का आगाज़ आर्च डेविड की मौत के बाद ही ऐसे हुआ कि ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और उस पर हमला कर दिया, क्योंकि सर्बिया दरअसल बोस्निया हर्जगोविना की आज़ादी की तहरीक में मदद कर रहा था और दोनों मुल्कों में रहने वाले लोग स्लाविक नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। लिहाजा ऑस्ट्रो हंगरी ने आर्च डेविड के कत्ल के 25 दिन बाद 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को 10 नुकात पर मुश्तमिल शराइत भिजवाईं, जिसमें सर्बिया का बिना जंग सरेंडर शामिल था। शराइत ना मानने पर 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला कर दिया गया। इस सूरत हाल में ऑस्ट्रो हंगरी ने अपने मुआहदे के तहत जर्मनी से मदद तलब की और जर्मनी मुआहदे के मुताबिक इस जंग में शामिल हो गया, जबकि इटली ने इस जंग में शामिल होने से ये कहकर अलहदगी कर ली कि मुआहदे के मुताबिक अगर हमला किसी और मुल्क की तरफ से किया जाएगा तो दिफाई तौर पर इटली शामिल होगा। लिहाजा इस जंग में इटली ने शमूलियत से इनकार कर दिया। सर्बिया पर हमले के बाद सर्बिया ने सबसे पहले रशिया से मदद मांगी, क्योंकि सर्बिया और रशिया में स्लाविक नस्ल के लोग आबाद हैं, और इसी बिना पर रशिया ने बल्कान रियासतों को जंग करके सुल्तनत उस्मानिया से आज़ादी दिलवाई थी। लिहाजा फिर रशिया सर्बिया के हक़ में जंग में कूद पड़ा। 3 अगस्त 1914 को ट्रिपल एंटांटे के मुताबिक, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, फ्रांस भी जंग में शामिल हो गया और फ्रांस ने अपने रिवायती हरीफ जर्मनी पर हमला कर दिया। जर्मनी को 2 फ्रंट से जंग का सामना था, जिसमें ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया और वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रांस और बरतानिया का सामना था।
जर्मनी चूँकि दोनों फ्रंट पर एक साथ जंग नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने पहले फ्रांस पर हमला करके कब्जा करने का प्लान बनाया, जिसके तहत उसने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में घुसकर पेरिस पर कब्जा करना था और फिर रशिया की तरफ पेशकदमी करनी थी। लिहाजा प्लान के तहत जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया। बेल्जियम पर हमले के फ़ौरन बाद बरतानिया ने जर्मनी पर ऐलान जंग कर दिया, क्योंकि 1839 के मुआहदा लंदन के मुताबिक बेल्जियम और बरतानिया में दिफाई मुआहदा हुआ था। 8 अगस्त 1914 को बरतानिया जंग में शामिल हो गया। इस वक्त बरतानिया दुनिया की सुपर पावर थी। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में उसने अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी, जिसमें बर सगीर भी शामिल था। लिहाजा अब ये जंग आलमी जंग का रूप अख्तियार करने लगी। जर्मनी ने वेस्टर्न फ्रंट पर शुरुआत में काफ़ी कामयाबियाँ समेटी और बेल्जियम पर कब्जा करके उसकी फ़ौजें फ्रांस में काफ़ी अंदर तक चली गईं और उसके दारुल-हुकूमत पेरिस के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। मगर बरतानिया के जंग में शामिल होने और बरतानवी फ़ौज के जंग में शामिल हो जाने पर जर्मन फ़ौज की पेशकदमी काफ़ी हद तक रुक चुकी थी। दोनों अतराफ़ की फ़ौजों ने ट्रेंचेस यानी खंदकें खोद कर एक तरह से दिफाई लाइन बना ली थी। लिहाजा दोनों अतराफ़ की फ़ौजें ट्रेंचेस में रहकर एक दूसरे पर हमले करती और फिर ज़मीन के एक एक इंच के कब्जे के लिए लड़ाई की जाने लगी। जबकि ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी ने रशिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसमें तकरीबन रशिया के 3 लाख के करीब फौजी मारे गए। ईस्टर्न और वेस्टर्न थिएटर के अलावा जंग अजीम अव्वल में एक और अंपायर ऐसा था जो कि यूरोप में होने वाली इस जंग पर गहरी नज़र गाड़े बैठा था, और ये ऑटोमन अंपायर था जो कि हाल ही में रशिया से जंग हारने की वजह से बल्कानी रियासतों से हाथ धो बैठा था। यूरोप का ये बीमार मर्द कहलाया जाने वाला एम्पायर अपनी खोई हुई अजमत को वापस हासिल करने की गर्ज से अपनी सल्तनत में काफ़ी इस्लाहात कर चुका था और अब आलमी तौर पर अपना सिक्का मनवाने के लिए इस जंग में शामिल होना चाहता था। अब चूँकि रशिया सर्बिया की हिमायत में जंग में शामिल था और उस्मानिया सल्तनत का रिवायती दुश्मन भी था, लिहाजा सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी का साथ दिया और रशिया के इलाके क्रीमिया पर हमला कर दिया, जो कि किसी ज़माने में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। जबकि मिस्र पर बरतानिया काबिज था और सुएज़ कैनाल के ज़रिए हिंदुस्तान और दीगर ममालिक जिन पर वो काबिज था फौजी व रसद की नकल व हरकत करता था। लिहाजा सल्तनत उस्मानिया ने मिस्र पर सुएज़ कैनाल पर कब्जे की गर्ज से हमला किया। सल्तनत उस्मानिया पर इस वक्त सुल्तान मोहम्मद पंजुम हुकूमत कर रहे थे, मगर सल्तनत की असल ताकत इस वक्त यंग तुर्क्स, जिसमें मोहम्मद तलत पाशा वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा था और वज़ीर जंग इस्माइल अनवर पाशा, जबकि नेवी का वज़ीर अहमद जमाल पाशा शामिल था। इनके पास भी इन तीनों को तारीख में 3 पाशा के नाम से भी याद किया जाता है। वज़ीर जंग इस्माइल अनवर पाशा ने जर्मनी का दौरा किया और वापसी पर जर्मनी की फतूहात के चलते जंग में जर्मनी को नाकाबिल तस्खीर बताते हुए सल्तनत उस्मानिया को जर्मनी का साथ देने का मशवरा दिया और यूँ नवंबर 1914 तक सल्तनत उस्मानिया जंग अजीम अव्वल में जर्मनी की साइड से शामिल हो चुका था। इधर इटली, जो कि पहले जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी के साथ मुआहदा किए बैठा था, अब बरतानिया और फ्रांस के साथ लंदन मुआहदे में इस शर्त के साथ शामिल हुआ कि जंग के बाद उसको अपनी सरहद से मुतसिल इलाके पर कब्जा करने का अख्तियार दिया जाए, और इस तरह इटली अपने पुराने साथियों के खिलाफ ही ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पर 26 अप्रैल 1915 में हमलावर हो गया। अब जैसे कि आपको पहले बताया था, बल्कि बरतानिया इस वक्त में एक बड़ी कॉलोनियल पावर था, लेकिन उसने अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से भी फ़ौजें इकट्ठी की और जंग में शामिल कर दी। इन ममालिक में बरसगीर की फ़ौज, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अफवाज शामिल थी। अब यूरोप की जंग सही तौर पर आलमी जंग का रूप अख्तियार कर चुकी थी। जर्मनी चूँकि उस वक्त एक कॉलोनियल पावर न था, मगर उसकी नेवी इस वक्त दुनिया की सबसे मॉडर्न और ताकतवर नेवी थी, जिसके पास आबदोज थी जिनको जर्मन यू बोट्स का नाम देते थे। लिहाजा जर्मनी ने अपनी तमाम यू बोट्स को खुले समंदर में उतारा और बरतानिया के माल बरदार और फौजी जहाज़ों को बिला तफरीक तबाह करना शुरू कर दिया। इसी तबाही के दौरान जर्मनी ने एक ऐसा जहाज़ तबाह किया जिसमें अमरीकी शहरी भी मारे गए, जिसको बहाना बनाकर अमरीका ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इससे केवल अमरीका ने खुद को बतौर न्यूट्रल मुल्क बनाकर रखा और जर्मनी समेत बरतानिया को हथियार खुराक की तिजारत की। 1917 में रशिया में 2 इनकलाब बर्पा हुए। पहला इनकलाब मार्च 1917 में आया, जब रशिया के ज़ार निकोलस दोम को 15 मार्च 1917 को अपना तख्त छोड़ना पड़ा। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंजम और रशिया के ज़ार निकोलस रिश्ते में कज़न थे और हम शक्ल भी थे। 1917 के इनकलाब के बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का क़याम अमल में आया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी केडी पार्टी ने हुकूमत बनाई, जबकि पेट्रोग्रेड स्वेत पार्टी, जिसको लेनिन हेड कर रहे थे, कायम हो चुकी थी।
रशिया में दो फरीक में बाबर के लिए जंग छिड़ी रही, जिसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट और पेट्रोग्रेड स्वेत शामिल थे। फरवरी के इनकलाब में निकोलस मार्च तक इक़्तिदार छोड़ चुके थे, जबकि दूसरा इनकलाब अक्टूबर के महीने में तब आया जब व्लादिमीर लेनिन की बाल्शोक पार्टी ने जंग और गुर्बत के खात्मे के नाम पर इक़्तिदार हासिल किया। मार्च 1918 तक रशिया ने जर्मनी से एक मुआहदा साइन करके जंग अजीम से अलहदगी अख्तियार कर ली। लिहाजा अब जर्मनी को महज वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रांस और बरतानिया का सामना था, मगर अमेरिका के जंग में शामिल होने से जंग का पलड़ा इत्तेहादी ममालिक की तरफ चला गया। 4 अप्रैल 1917 को जब अमेरिका ने जंग अजीम अव्वल में शमूलियत अख्तियार की थी, ताकत का तवाज़ुन इत्तेहादियों के हक में चला गया और अमेरिका हर आए रोज़ नए फरोश फौजियों को यूरोप में फ्रांस के अंदर भेज रहा था, जिससे जर्मनी ये जंग हार गया। और चूँकि इधर मिडल ईस्ट में सल्तनत उस्मानिया का जर्मनी से इत्तेहाद था, तो जंग हारने के बाद खिलाफत को तोड़कर टुकड़े टुकड़े करने का प्लान भी इत्तेहादी ममालिक पहले से बना चुके थे, जिस पर अमल किया गया और इस तरह मुसलमानों की ये आखिरी सल्तनत पारा पारा हो गई।